जमीन घट रहा है और जमीन के साथ पशु को रखें। सर, फिशरी और हैचरीज पर क्या योजना है डेवलपमेंट के लिए? अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,000 करोड़ का लाया है। बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब सारे टेक्नोलॉजी के भी आ गए हैं। कोई हाइजीनिक मार्केट प्राइवेट भी बनाए, उसको भी इसमें सब्सिडी मिलेगा खोलने के लिए। फिश ऑन व्हील जैसे कार्यक्रम बिहार ने चलाया है। फीड मिल का है, हैचरी का है, प्रोसेसिंग का है। अब लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है और मछली के सेक्टर में बिहार तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। के सहारे पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान में समझदारी धीरे धीरे आ गई है, बातें समझ गए हैं। खास करके राकेश टिकैत जी बातों को समझा है, लेकिन पंजाब के लोग राजनीतिक दृष्टि से मंडियों, वहां लगभग 6,000 से 8,000 करोड़ के बीच मंडी टैक्स आता है। उनके अंदर ये लग रहा है किसान कहीं मंडी से बाहर न बेचने लगे। उनके अंदर ये नहीं है किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उनके अंदर है मेरा शेयर कम न जाए, इसी के हाल में जिन राजनीतिक दलों को जनता ने सबक सिखाया, वो आज हाशिए पर हैं, पॉलिटिकल आईसीयू में हैं। वही लोग अपने वजूद को पॉलिटिकल आईसीयू से निकालना चाह रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे हैं और बाहरी ताकत को साथ लेकर के देश में भ्रम फैला रहे हैं। 3 बातें साफ कर देना चाहता हूं। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। किसानों के लिए दरवाजा खुला था, खुला है, खुला रहेगा वार्ता के लिए। ये मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेगी। किसानों से हमारे कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है, आप जब चाहें वार्ता के लिए आएं। जो भी संशोधन लेकर के आएंगे उस पर वार्ता होगी और किसानों के हित में अगर लगेगा हम उसे मंजूर करेंगे। लेकिन जो कानून है, मैं कानून की चर्चा अगर करता हूं तो चर्चा किसानों के हित के लिए सारी बातों को रखता हूं। आज किसान देश में खरीदारी होते रहा है। कोई एमएसपी, जब से मोदी सरकार आए हैं, एमएसपी को 41% से 45% तक गेहूं और धान में वृद्धि हुई है। 73% से ऊपर दलहन और तेलहन में हुई है। ऐसी स्थिति में ये कहना
कि देश के अंदर किसानों को दबाया जा रहा है। खरीदारी में भी मैं अभी कह रहा था, 3 कानून को बदलने की बात कह रहे थे। खरीदारी में भी भारत सरकार पिछले की तुलना में, अगर 2009 से 2014 में उन्होंने धान और गेहूं के लिए 3.74 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी भुगतान किया, और एनडीए सरकार 14 से 19 के बीच में धान और गेहूं के लिए 8 लाख करोड़ एमएसपी भुगतान किया। दूसरा था कि यूपीए सरकार 9 से 14 में 1.5 लाख मैट्रिक टन एमएसपी पर दाल की खरीद की गई, जबकि 14 से 19 एनडीए सरकार ने 112.28 लाख मैट्रिक टन की खरीद की। हम एक तरफ खरीद भी बढ़ाए हैं, और केवल खरीद बढ़ाए नहीं, एमएसपी को भी बढ़ाए हैं। केवल एमएसपी ही नहीं बढ़ाए, बल्कि जिन्स, पहले दाल नहीं था, दलहन, मोटे अनाज, सबको उसमें कवर करने का काम किया है। जो लोग भड़क फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज देश के अंदर कई ऐसी संस्था है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में आईटीसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है, उनके अनाज खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? उनके उपज को खरीदना। पंजाब के अंदर कई कंपनी आलू, पेप्सी आलू की खरीद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर रहा। क्या उनकी जमीन चलेगी? क्या उसी पंजाब के अंदर मैं अमरिंदर सिंह से, कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछना चाहता हूं, नेस्ले दूध ले रहा है प्राइवेट, क्या उनके गाय और भैंस को ले रहा है? बिहार में आज कोऑपरेटिव के द्वारा पूरे बिहार में दूध की खरीद हो रही है। प्राइवेट अमूल खरीद रहा है बिहार में, आईटीसी खरीद रहा है, छोटी छोटी कंपनियां खरीद रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के आमदनी को बढ़ाने में एक मदद का रास्ता होता है। हमने उन रास्तों को खोला है, जिसके कारण 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का एक लक्ष्य रखा है। उसके लिए लगभग 6,800 कुछ करोड़ रुपया हमने उस पर बजट में प्रावधान रखा। ई मार्केटिंग का प्रावधान रखा। ई मार्केटिंग आज देश में 1,000 की संख्या में हो गया। आज अफ्रीका जैसा देश, पूरे दुनिया से जाकर के लोग टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या वहां के किसानों की जमीन ले लें? आपने तो आज तक एमएसपी नहीं बढ़ाया, आपने आज तक किसानों को बंदिश रखा मंडियों की दलालों के बीच। पंजाब की सरकार, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल लगी रही। लड़ाई है मंडियों की दलाली का। इसलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आज देश के किसानों की आय दुगनी हो। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पहला कदम उठाया कि 6,000 रुपया उनके सम्मान में खेती करने के लिए आज हम 94,000 करोड़ उनके खातों में देने का काम किया है। आज तक देश के इतिहास में किसानों के प्रति
ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। भारत में किसानों को रासायनिक खाद यूरिया 6 साल पहले, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मोदी सरकार के पहले किसानों को यूरिया के लिए सरकारी दरवाजे, नहीं तो कभी लाठियां भी खानी पड़ती थी। और जब से मोदी जी आए, नीम कोट यूरिया चला करके उन्होंने एक नया परिवर्तन लाने का काम किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जरूरत है देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने की जरूरत है, और उसी उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। और देश के किसान केवल अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि करदाता भी है, उपभोक्ता भी है। इसलिए भारत की सरकार नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति समर्पित है कि हमने जो कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारीकरण की जरूरी है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बड़ी तेजी से, सौभाग्य से मुझे 2010 से 13 तक मार्च रहने का मौका मिला था। यह मंत्री 11 लाख लीटर था, आज लगभग 18-19 लाख लीटर का उत्पादन हो रहा है। और भारत की सरकार ने सबसे बड़ा कदम दुग्ध उत्पादन में उठाया है कि केवल बछिया पैदा हो। अभी हम 50,000 डोज बिहार को, यानी मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से बिहार सरकार को दिया है। वही नहीं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आदमी में आपने सुना होगा सरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी। आज हम बिहार में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 2 लैब, एक पटना वेटनरी यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा, दोनों को लैब दिया है। वही नहीं, 50 लाख डोज पैदा करने वाला पूर्णिया में, मैं समझता हूं भारत का सरकारी क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये एक सीमेंट स्टेशन भी खुलवाया। तो जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, अगर गया में कोई गाय 3 लीटर 5 लीटर दूध देती है और उसके अंदर एम्ब्रियो अगर हम 40 लीटर का डालेंगे, वो बछिया 40 लीटर की पैदा होगी। क्योंकि यहाँ विजुअल मीडिया है, इसीलिए ज़्यादा उदाहरण नहीं देता हूँ। मैंने एक बार नागपुर नितिन गडकरी जी के कार्यक्रम में कहा कि वहाँ भी आप ही के तरह दूध कम देने वाली गाय, मैंने कहा अब गाय की फैक्ट्री होगी, और बताया कैसे लैब में एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो फिर जानवर के यूट्रस पेट में जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एक तरफ बछिया पैदा होगी, दूसरी तरफ IV टेक्नोलॉजी से सरोगेट मदर के माध्यम से हम एक तरह से इंस्टेंट परिवर्तन जो कहता है जेनेटिक परिवर्तन, वो काम करेंगे। और डेयरी देखिए, भारत के किसानों का सबसे बड़ा आर्थिक अवलंब है। भारत में 18-19 के डेटा के मुताबिक गेहूं और धान मिलाकर के 4,17 लाख करोड़ का था, लेकिन दूध 7.5 लाख करोड़ का। ये दर्शाता है कि दूध
जिन किसानों के पास जानवर है, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, वो किसान की आमदनी बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। सर बिल को लेके कानून को लेके सरकार सर समझाने में विफल क्यों हुई है किसानों को? सरकार विफल नहीं हुई, क्यों रोड पे आए? किसान में भी नहीं है। अगर किसानों में पंजाब में होता तो ये 70,000 करोड़ का अभी तक हम धान खरीदे हैं, उसका 70% पंजाब के किसानों ने बेचा है। ये किसानों में भरम नहीं है, ये भरम पैदा करने का माहौल क्रिएट किया जा रहा है मंडी के ठेकेदारों के द्वारा। कांग्रेस जिनकी राजनीतिक औकात हाशिए पर चला गया है, वो अमरिंदर सिंह वहां फेल कर गए हैं अपने वादा को पूरा करने में। किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, फेल कर गया। उससे बचने के लिए ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसान विरोध में होता तो किसान मंडियों पर बेचता। अब वह कह रहे हैं 5 साल के बाद बंद हो जाएगा। अरे कानून में है नहीं तो बंद कैसे हो जाएगा? एमएसपी बंद हो जाएगा, किसानों की जमीन चली जाएगी। झूठा भड़क फैलाने का ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और पहली बार देश में अब कोई आंदोलन को आपने देखा है कि आंदोलन है किसान का, नारा लग रहा है खालिस्तान का। यह कैसा आंदोलन है? नारा आंदोलन किसान का, नारा लग रहा है खालिस्तान का, और कह रहा है मर जा मोदी, मर जा मोदी। अरे मर जा मोदी, ये कौन सा राजनीतिक लड़ाई है? यानी किसानों के कंधों पर रख करके गोली चलाने के सिवा और कुछ नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि हम लोग सशक्त हो चुके हैं इस ट्रेनिंग से। किसानी बच्चों का खेल नहीं है। और ललिता बाबू का ट्रेनिंग भी ली हूँ, जिससे मैं पता चला आरएसएस के बारे में, या फिर ललिता बाबू ट्रेनिंग में कितना मतलब इसमें परिपक्व होना चाहिए, और फिर शादी कितना। मेरा नाम राकेश है और मैं सेव द चिल्ड्रन में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ये जो आप यहाँ एक कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं, ये कार्यशाला जो है ये शादी बच्चों का खेल नहीं परियोजना के तहत हम लोग कर रहे हैं। ये परियोजना 2016 में हम लोग मोहनपुर प्रखंड के 4 पंचायतों में हमने शुरू किया था, और विशेषतः बच्चियों के उन्मुखीकरण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये परियोजना आई थी, जिसमें बाल विवाह से उनको बचाकर विभिन्न विकल्पों से जोड़ना ये प्रमुख रूप से इसका ध्येय था। और इसमें हम लोगों ने जो है शुरू में किशोरों के समूह बनाए, और उन समूहों में हमने विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए। उनको जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया, वित्तीय शिक्षा का प्रशिक्षण दिया, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशिक्षण दिया, और विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए, जैसे मधुबनी पेंटिंग, पेपर प्रोडक्ट, और विभिन्न मास्क बनाना, सैनिटरी नैपकिन बनाना, इस तरह के विभिन्न तरह के प्रशिक्षण हमने उनको दिए। आज बहुत सारी बच्चियां जो इन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां भी कर रही हैं, और कुछ जो है अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं। कुछ इंटरप्राइजेज बनाया है इन्होंने, जिसमें लोग मास्क बनाती हैं और बेचती हैं। तो इससे आर्थिक स्वावलंबन इनका हुआ है। और जो जीवन कौशल का हमने इनको दिया है, उससे काफ़ी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और जीवन की समस्याओं को से खुद लड़ने की जो है आत्मनिर्भरता बढ़ी है। और इनके खिलाफ जो लैंगिक भेदभाव थे समाज में, वो उन लैंगिक भेदभाव को भी इस परियोजना ने काफ़ी हद तक कम किया है। आज भ्रूण हत्या और बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा विचलित चल रही है, तो उस पर आपकी टीम क्या करेगी? तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बच्चियों में भी पोटेंशियल है, और बच्चियां भी वो कर सकती हैं जो हमारे बच्चे लड़के कर सकते हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव अभी भी गांव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से विद्यमान है, बहुत ही कठोर रूप से विद्यमान है, और इसको कम करने का कोशिश जो है हम लोग सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए, जिसमें मीडिया हो, हमारे जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग हैं, और समुदाय के लोग हैं। तो इन सब के प्रयास से ही ये दूर हो सकता है। और हमने करके दिखाया। हमने बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, और आज जो है जिन गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के जो अभिभावक हैं ये समझ चुके हैं कि बच्चियों
बच्चियां हमारी सिर्फ शादी करके भेजने के लिए नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं और कर भी रही हैं। तो ये एक माहौल में बदलाव आया है उनके लिए। तो बच्चियों को ये भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वल्गर ड्रेस ना पहने या कुछ ऐसा? समाज में जो बदलाव आ रहा है, लोग ड्रेस के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये हम लोग जीवन कौशल पे छोड़ते हैं जी। और जीवन कौशल ये बताता है कि आपको अपने बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए। और जहाँ तक वस्त्र पहनने की बात है, हम लोग इस तरह का कोई प्रशिक्षण, इस तरह की कोई बातें नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि वस्त्र आपको अपनी मर्जी से पहनना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ड्रेस आ गए हैं जो हमारे संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। देखिए, इस पे हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, ये बहुत संवेदनशील मामला है और हम लोग चूँकि ऐसा बच्चियों को कुछ ऐसा प्रमोट नहीं करते।